बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप्स आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे, आज के लेक्चर के हम अंदर जो चीज़ डिस्कस करेंगे ये है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बर्ड्स और मैमल्स को तकरीबन एक ही लेवल पे रखा जाता है। तो इसके अंदर पहले हम बर्ड्स और इनके हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाएंगे मैमल्स के ऊपर। तो चंद एक्सेप्शंस के अलावा, मतलब कि कुछ चीज़ों का फ़र्क है, बाकी बर्ड्स और मैमल्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम और इनके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारे एक ही तरह के होते हैं। इसकी डायग्राम भी अभी देखते हैं। और नेक्स्ट एक टेबल है जिसके अंदर बर्ड्स और मैमल्स के सारे हार्मोन्स ना दिए हुए हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड बर्ड की डायग्राम है। सबसे पहले बर्ड का ब्रेन दिखाया गया ऊपर, जिसके अंदर यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, और पाइनियल ग्लैंड है। मज़ीद नीचे आए तो इसकी किडनीज़ के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाए जाते हैं। उसके बाद इसके गोनेड्स हैं, यानी कि ओवरीज और टेस्टिस वगैरह जो होते हैं, ये इनके अपने हार्मोन्स होते हैं। फिर उसके बाद ये एक पोर्शन है, उसको बुर्सा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है। ये सिर्फ बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, इसके अपने हार्मोन्स हैं। फिर नीचे आता है पैंक्रियाज और इसका इंटेस्टाइन जिसको ड्यूटेनम कहते हैं, इनके अपने हार्मोन्स हैं। फिर आता है बर्ड्स का नीचे हार्ट। फिर उसके बाद आते हैं अल्टीमो ब्रेंकियल ग्लैंड जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। और फिर आता है पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड। तो तकरीबन सेम यही ग्लैंड और इसी जगह पे मैमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये है टेबल 25.1। इसको हम थोड़ा बड़ा करके पढ़ लेते हैं। इसमें सभी हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शन वगैरह दिए गए हैं। तो ये आ गया टेबल। इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हार्मोन का सोर्स है, जहाँ से वो बनते हैं। उसके बाद हार्मोन्स कौन कौन से वहाँ से बनते हैं, उनके नाम हैं। और उसके बाद वो कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, यानी कि उनके टारगेट सेल कौन से हैं और उनका प्रिंसिपल एक्शन यानी कि उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहला जो सोर्स है या ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, यानी कि उसका अगले वाला हिस्सा। इसको साइंटिफिक वर्ड्स के अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसके अंदर से जो हार्मोन्स बनते हैं इसमें है सोमेटोट्रोपिन, इसको STH कहा जाता है, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर GH लिखा जाता है। इस हार्मोन का फंक्शन ये है कि इससे बोन्स और मसल्स की ग्रोथ होती है। और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इससे चलता, मतलब कि ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं जिससे मसल्स वगैरह बनते हैं। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं, यानी कि उससे एनर्जी बनाई जा सके, और इससे सेल डिवीजन भी इंक्रीज़ होती है, मतलब कि बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। दूसरा हार्मोन इसके अंदर आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्योंकि ये फर्दर जाके एड्रीनोकोर्टिकल स्टीरॉयड हार्मोन्स का एक ग्रुप है, उसको कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है कोर्टिसोल, और ये स्ट्रेस कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इनका मेन काम ये जो साल्ट और आयंस है इनके बैलेंस को रेगुलेट करना है। थर्ड आता है थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो ये इसके नाम से ही जाहिर है कि ये थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन बनाता है और रिलीज़ करता है। इसके अंदर थायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथ्रियोनिन T3 T4 ये 2 आते हैं। तो इन हार्मोन का काम भी मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करना है, और जितनी इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी उतना ही जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ होता जाएगा, और इसका असर ग्रोथ पे भी आता है, ग्रोथ भी तेज़ होती जाती है। लेकिन इनकी ओवर प्रोडक्शन लीथल होती है, उससे एनिमल की डेथ हो जाती है। चौथे नंबर पे इससे बनते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हार्मोन्स का एक ग्रुप है, सबको एंडोर्फिन्स कहते हैं, इनका कलेक्टिव नेम है। तो ये बॉडी में तब प्रोड्यूस होते हैं जब किसी ना किसी हिस्से के अंदर दर्द हो रहा हो, मतलब कहीं चोट लग गई है
कोई कट लग गया या कांटा वगैरह चुभ गया या दांत में दर्द है किसी के, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये वाले हार्मोन्स खुद से पैदा होते हैं। तो एंडोर्फिन से भी खुशी की फीलिंग पैदा होती है क्योंकि पेन कम हो जाता है और बंदे को रिलैक्सेशन फ़ील होती है। बहुत सारे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं ये भी एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से खुशी का एहसास होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये इंसान का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सिमिलरली बहुत सारी खाने वाली चीज़ें हैं, किसको कोई भी चीज़ पसंद है ना, तो जब वो चीज़ खाए तो तब भी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को जो जनरल चीज़ यूज़ की जाती है वो चॉकलेट खा के एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं और उससे दिल को खुशी होती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई और चीज़ पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को चिकन कढ़ाई पसंद है, तो वो खाएगा तो उसकी बॉडी में तब रिलीज़ होंगे। खैर नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि वो हार्मोन जो कि गोनेड्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, फिर गोनेड यानी कि ओवरीज और टेस्टिस अपने फर्दर हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसके अंदर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या जिसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो फीमेल्स के केस के अंदर इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और मेल्स के केस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर। फीमेल्स में चूँकि टेस्टिस नहीं होती इसलिए उनके लिए इस हार्मोन का नाम अलहदा है। तो फीमेल्स के केस के अंदर ये जब ओवरीज के अंदर जाता है तो इससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो ये फर्दर प्रोजेस्टेरोन की सेक्रीशन करता है और इसका काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिल के होता है। तो टेस्टिस के अंदर मतलब मेल्स के केस के अंदर टेस्टिस के सेल जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं इनको स्टिमुलेट करता है, तो वहाँ से टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है जिससे फिर फर्दर आके स्पर्म प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ओवरीज के अंदर जो इमेच्योर एग सेल जिनको फॉलिकल्स कहते हैं ये इनको स्टिमुलेट करता है और फिर उसके बाद एस्ट्रोजन की जब सेक्रीशन होती है, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फिर फॉलिकल टूट के एग सेल उससे बाहर निकल आता है, जिसको कहते हैं कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये सेम बर्ड्स के अंदर भी होता है, सेम मैमल्स के अंदर भी होता है। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन जिसको PRL लिखा जाता है। तो मैमल्स के अंदर ये मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से उनके अंदर मिल्क बनना शुरू हो जाता है। अब बर्ड्स चूँकि दूध नहीं देते, इनके अंदर मेमरी ग्लैंड नहीं होते। बर्ड्स का एक ऑर्डर है जिसको ऑर्डर कोलम्बिफॉर्म्स कहा जाता है। तो इसके अंदर आते हैं कोलम्बा लीविया डोमेस्टिका और इसके रिलेटिव्स यानी कि जो कबूतर और फाख्ता जैसे परिंदे हैं ये। इनकी बॉडी के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको क्रॉप कहते हैं, उर्दू में उसको पोटा कहा जाता है। तो क्रॉप की अंदर वाली लाइनिंग उतरती जाती है और एक वो लस्सी के कलर का फ्लूइड होता है, ऑफ वाइट से कलर का, वो फ्लूइड बन के बर्ड्स की चोंच में से बाहर निकलता है। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अपने बच्चों को वो फ्लूइड पिलाते हैं। उस फ्लूइड को पिजन्स मिल्क कहा जाता है जो कि उसके क्रॉप के अंदर बनता है। एक्चुअल मिल्क नहीं होता, ये क्रॉप की अंदर वाली लेयर जो होती है उसके उतरे हुए सेल्स होते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने घर में कबूतर वगैरह रखे हुए हैं तो देखा होगा कि जब इनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो उनकी चोंच के थ्रू उनको मतलब कि ये पिला रहे होते हैं। उसके बाद प्रोलैक्टिन की वजह से ही बर्ड्स के अंदर मैटरनल बिहेवियर है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जो उनकी मदर है बर्ड्स की वो अपने बच्चों का ख्याल करती है, उनके लिए खाना वगैरह लेके आती है और उनको प्रोटेक्ट करती है या उनको मतलब कि अपने परों के नीचे लेके रखती है। ये सारे का सारा काम प्रोलैक्टिन हार्मोन से चलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, वरना मुर्गी होती है उसके चूज़े फिर रहे होते हैं, उसमें से एक थोड़ी देर के लिए उठा लें तो बाकी वो मुर्गी आपको खुद ही बता देगी। तो काम ये मुर्गी के साथ कर सकते हैं। जो कुछ दूसरे बर्ड्स हैं जिस तरह से बत्तख वगैरह है, बड़ी वाली बत्तख घर रखी होती है अक्सर, तो उसके बच्चों के साथ ये वाला काम मत कीजिएगा क्योंकि वो मारती भी है और बड़ी वाली बत्तख काटती भी है और वो उड़ भी लेती है, मतलब कि आप उसके आगे लग के नहीं भाग सकते किसी भी तरह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सोर्स है वो इंटरमीडिएट या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मतलब कि ये इसके दरमियाने हिस्से को तकरीबन कहते हैं। इससे जो हार्मोन बनता है इसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH।
तो मेलानोसाइट्स स्किन के अंदर पाए जाने वाले सेल्स होते हैं जो कि एक ब्राउन कलर का प्रोटीन जिसको मेलानिन कहा जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये बालों में भी होता है और स्किन में भी होता है। जितना इसका मतलब कि परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी इसका कलर डार्क होता जाएगा। तो एम्फीबियंस के अंदर ये मेलानोफोर्स यानी कि उनकी स्किन के अंदर मौजूद सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेलानिन होता है, उसको फैलाता है और दूसरे सेल जिनको रीडोफोर्स कहते हैं और जेंथोफोर्स कहते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये रीडोफोर और जेंथोफोर वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लैक या ब्राउन के अलावा कोई कलर केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से इनकी स्किन के डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से ही कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई पुत्र इसके लिए सनलाइट होती है। कोई एनिमल सनलाइट के अंदर जितना ज़्यादा टाइम गुजारेगा तो ये उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एज आ रिज़ल्ट ऑफ विच उस एनिमल का कलर डार्क होता जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनके डिफरेंट कलर, ये जो रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्स के नज़र आते हैं, इनके पैर एक्चुअली वाइट होते हैं। उनके अंदर डिफरेंट किस्म के कलर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर दूसरी तरह का नज़र आता है। तो कलर कंपाउंड जितने भी ज़्यादा होंगे उतना ही उस बर्ड का कलर खूबसूरत या उतना ही शार्प होगा। तो वो वाले बर्ड्स जिनको कैप्टिविटी में मतलब पिंजरे में रखा जाता है और अच्छी डाइट नहीं दी जाती उनका कलर अक्सर डल हो जाता है। इसकी एग्जांपल ये जो कॉमन ग्रीन कलर के पैरट होते हैं घर में रखे जाते हैं ये है। और बड़े एनिमल्स के अंदर एक परिंदा उसको फ्लेमिंगो कहा जाता है वो है। तो वो ऑरेंज कलर का होता है, गाजर की तरह के कलर का, लेकिन जब उसको कैप्टिविटी में रखा जाता है तो उसका कलर फीका होता होता बिल्कुल वाइट हो जाता है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पोस्टीरियर लोब बज़ाते ख़ुद कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती। हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, पोस्टीरियर लोब में आगे स्टोर होते हैं और वहीं से ही फिर ज़रूरत पड़ने पे रिलीज़ हो जाते हैं। वंस अगेन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी अपने हार्मोन नहीं, ये हाइपोथैलेमस के बने हुए हार्मोन्स को रिसीव करके स्टोर करते हैं। यही वाली स्टेटमेंट के ऊपर अक्सर MCQs आते हैं कि पोस्टीरियर लोब के हार्मोन लिखें, उसका एक्चुअल में अपना कोई हार्मोन नहीं है। तो जो हार्मोन इसके अंदर से वैसे रिलीज़ होता है, बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन पोस्ट पार्टम यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। इसकी वजह से जो मिल्क अंदर बना है, मिल्क प्रोलैक्टिन की वजह से बनता है और ऑक्सीटोसिन की वजह से रिलीज़ होता है। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, दूसरा ये कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि उसके मसल्स में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। तो बर्थ प्रोसेस के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं वेजाइनल कैनाल से ऊपर ओवरी वाली जो ट्यूब्स है जिनको फेलोपियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है वहाँ तक, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसको इसी को ही ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन कहा जाता है, यानी कि ये फीलिंग ऑफ लव पैदा करता है। तो एक बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता है, चाहे वो किसी इंसान का बच्चा है या किसी जानवर का, तो मदर की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन साथ के साथ प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हर माँ को अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। बच्चा चाहे जिस तरह का मर्ज़ी है लेकिन अपनी मदर को वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। रीज़न उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ऑक्सीटोसिन है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। पहला इससे हार्मोन बनता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मतलब जो रिलीज़ है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये खुद से कुछ नहीं करता, मज़ीद एक अगले ग्लैंड पे अगले हिस्से पे जाके एक्ट करता है, फिर उससे ACTH बनता है। फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH। तो इससे फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ होता है और गोनेडोट्रोपिन आगे जाके गोनेड्स के ऊपर यानी कि ओवरीज और टेस्टिस पे वर्क करता है और उनसे फिर आगे उनके अपने जो हार्मोन्स हैं जिस तरह से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वो बनते हैं। यानी कि फ़र्स्ट पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पैदा होगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे,
वहाँ से बनेगा गोनेडोट्रोपिन, और गोनेडोट्रोपिन जाके एक्ट करेगा गोनेड्स के ऊपर, और वहाँ से फिर उनके अपने हार्मोन्स बनेंगे। फिर आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, PIF। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर में फैक्टर का वर्ड जहाँ पे आए तो उत्तर समझ जाना है, फैक्टर मीन्स प्रोटीन। तो ये प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को बंद कर देता है, यानी कि एक टाइम के बाद जब मदर की बॉडी के अंदर मिल्क की ज़रूरत नहीं होती तो फिर इस हार्मोन की वजह से मिल्क बनना बंद हो जाता है। तो उससे पहले भी, मतलब कि चाइल्ड बर्थ से पहले भी, ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है ये बॉडी में लगातार पैदा होता रहता है, जिस वजह से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो अक्सर लोगों के अंदर जिनमें मतलब कि फ़ीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा हार्मोन अपना काम करना छोड़ देते हैं। और अगर ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर अपना काम छोड़ दे तो बग़ैर शादी, बग़ैर बच्चे, बग़ैर किसी फैक्टर के मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट आता है सोमेटोस्टेटिन। तो ये STH यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता था, उसके बनने को रोकती है, मतलब कि ये बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए होता है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड, गले के अंदर होता है। इससे दो हार्मोन्स बनते हैं, एक इसके अंदर है थायरॉक्सिन और दूसरा ट्राईआयोडोथ्रियोनिन, 3 आयोडीन वाला, 4 आयोडीन वाला। तो मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है। बर्ड्स के अंदर एक प्रोसेस होता है मोल्टिंग का, यानी कि साल में एक बार या कुछ बर्ड्स में साल में 2 बार इनके सारे पर गिर जाते हैं और इनके नए पर निकलते हैं। इस प्रोसेस को बर्ड्स में मोल्टिंग कहा जाता है। इसमें कॉमन एग्जांपल समझें कि ये जो पानी में रहने वाले परिंदे हैं, बतखें वगैरह ख़ास तौर पे जो उड़ती हैं और माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में भी चली जाती हैं, तो इनके भी सारे फीदर्स उतर जाते हैं ऊपर से और फिर नए निकलते हैं। इस काम में 20-25 दिन, 1 महीना या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो उस दौरान ये परिंदे किसी न किसी झाड़ी वगैरह के अंदर या कहीं छुपे रहते हैं, और कोई भी चीज़ खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अगर किसी प्रेडेटर ने, लोमड़ी वगैरह ने इनको देख लिया तो ये फिर उड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पास फीदर्स नहीं होते। इसलिए ये 1 महीना 30-40 दिन कहीं बैठ के छुप के गुजारते हैं, और उस दौरान अपनी बॉडी में जो फ़ैट, चर्बी जमा की है उस पर गुजारा करते हैं। फिर है बर्ड्स और मैमल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट और डेवलपमेंट भी इसी से ही रेगुलेट होती है। फिर आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कैल्सीटोनिन कहा जाता है। कैल्सीटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। मसलन कि हम कुछ चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर भी कैल्शियम होता है, जो कि कुछ टाइम के बाद ब्लड में शामिल हो जाता है। इसके अलावा ब्लड में एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन को, मतलब कि हम सारा दिन चलते फिरते चीज़ें उठाते हैं, इन मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर जो मसल्स होते हैं वो वहीं पे ही लॉक हो जाते हैं। इस कंडीशन को मसल टेटनी कहा जाता है, FSC में पढ़ी होगी आप लोगों ने। फिर आते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के अंदर सेल्स इनको आइलेट सेल्स कहा जाता है। 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो सबसे पहले बीटा सेल्स आते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम है कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। यानी कि जब ब्लड में इंसुलिन आती है तो शुगर ब्लड के अंदर से एब्जॉर्ब होकर चली जाती है सेल्स के अंदर, और सेल्स इसको फिर एक्स्ट्रा शुगर को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। दूसरा है ग्लूकागॉन, ये अल्फ़ा सेल्स से बनता है। इसका रोल इंसुलिन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये तब पैदा होता है जब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए, तो फिर बॉडी में जो शुगर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से शुगर के मॉलिक्यूल्स अलहदा किए जाते हैं। ये पाथवे लिवर के अंदर चलता है, लिवर के सेल जिनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं,
और ये मल्टी स्टेज होता है रिएक्शन इसका। जिस तरह ये 8 लिखा होता है ना, तो ऊपर नीचे रिंग, इस तरह से रिएक्शन चलता है। और ज़रूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन की एक चेन के एक सिरे से एक एक करके ग्लूकोज के मालिक्यूल उतार लिए जाते हैं। लेकिन एक्सट्रीम केस के अंदर ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोजन की चेन को सीधा करके उसको दोनों सिरों से एक एक करके उसके अंदर से शुगर जो होते हैं यानी कि ग्लूकोज वो उतारना शुरू कर देते हैं। इस पाथवे को OPPP कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे। शायद कहीं आप बायोकेमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ें। फिर आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसके अंदर एग्जांपल है कॉर्टिसोल की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पूरे ग्रुप का नाम है, इसकी एक एग्जांपल कॉर्टिसोल है। ये बनते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो ये बनते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस, और बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शंस को प्रमोट करते हैं। मतलब ये कि किसी वजह से, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पे गए हैं, वहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, डस्ट है, तो आपको शुरू में 2-4 छींकें आती हैं और उसके कुछ देर बाद वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो वो जो छींकें आना वो था एलर्जिक रिएक्शन, और जो खुद ही बंद हो गया वो इसलिए कि एड्रीनल ग्लैंड ने ये वाले हार्मोन प्रोड्यूस करके उनको ब्लड के अंदर शामिल कर दिया। याद रखिएगा कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उस केमिकल को कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन जैसे ही ब्लड के अंदर आता है हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब ये है कि खांसी आना, छींकें आना, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाना, स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस बन जाना, स्किन पे छोटे दाने या बड़े साइज़ के तप्पड़ से निकल आना, छाले पड़ जाना। ये सारी की सारी चीज़ें एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर आती है। एलर्जी किसी को किसी चीज़ से भी हो सकती है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए ये वाले केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके बाद दूसरे यहाँ से हार्मोन्स का ग्रुप बनता है, इसको कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। इसका काम ये है कि जो किडनीज़ के थ्रू मतलब एक्स्ट्रा साल्ट और आयंस होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये ज़रूरत पड़ने पे उनको रेगुलेट कर सकते हैं ताकि नेफ्रॉन्स के अंदर से उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाए और बॉडी में साल्ट्स की कमी को रोका जा सके। याद रखना है पुत्र, प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस वाला टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे दोबारा भी पढ़ लेंगे किसी न किसी चैप्टर में। बॉडी के अंदर जितना पानी ज़रूरी है उतना ही साल्ट और आयंस होना भी ज़रूरी है। तो बॉडी के अंदर जब टॉनिसिटी डेवलप होती है वो तब होती है कि जब बॉडी में ख़ास क्वांटिटी के अंदर साल्ट आयन यानी कि पोटाशियम और सोडियम और क्लोराइड आयंस वगैरह मौजूद हों। अगर इन आयंस का लेवल कम हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए पानी बॉडी से खुद ही निकल जाता है। तो काम की बात सुने कि आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम होती है कि गर्मी शदीद है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग कहते हैं कि हम पानी पीते जा रहे हैं लेकिन ना मतलब कि प्यास नहीं मिट रही, पेट इतना बड़ा हो गया है, चलते फिरते पानी अंदर बाकायदा छलकता हुआ फील होता है लेकिन ना सुकून नहीं हो रहा, और बॉडी की वो जो थकावट सी होने लग जाती है गर्मी में पसीना आने के बाद वो नहीं ख़त्म हो रही। रीज़न क्या है कि जब पसीना आता है तो उसमें वाटर भी लॉस्ट होता है और साल्ट और आयंस भी साथ ही जाते हैं। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए जो हम पानी पीते हैं वो सादा पानी पीते हैं। बॉडी ने एक सेट पॉइंट पे अपना लेवल रखना है कि इसमें इतने % पानी होना चाहिए, इतने % साल्ट। अब आप जितना मर्ज़ी एक्स्ट्रा पानी पी लें, आपकी किडनीज़ इसको फ़िल्टर करके निकाल देना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो पानी बॉडी में तब रुकेगा जब बॉडी में पहले साल्ट्स का लेवल पूरा होगा। इसलिए कभी भी सादा पानी से इस तरह की प्यास नहीं बुझती। पानी के अंदर या तो कोई साल्ट और शुगर वगैरह डाल के, मतलब आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि पानी में ORS वगैरह डाल के पिएँ, नहीं तो पानी में जो शरबत और स्कंजवी वगैरह करके पीते हैं वो पिएँ। उससे प्यास भी कंट्रोल हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है क्योंकि बॉडी में साल्ट्स का लेवल पूरा हो गया। उसको कंपनसेट करने के लिए पानी का लेवल ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। फिर आते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स कहते हैं सेक्स हार्मोन्स को।
याद रखना है कि आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं या किसी भी मैमल के, वो होते हैं मेनली तीन: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल्स के हो गए, और टेस्टोस्टेरॉन। मेल्स के सेक्स हार्मोन्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, जो कि उनके गोनेड्स या इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहा जाता है। फीमेल्स के अंदर ये बनते हैं ओवरीज के अंदर। तो ये सेक्स स्पेसिफिक हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हमेशा मेल्स के अंदर ही बनेगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के अंदर बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फ़ीमेल्स के अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनता है। सिमिलरली मेल्स के अंदर बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी के अंदर एस्ट्रोजन वगैरह भी बनते हैं। अब ये बनेंगे कहाँ पे? फीमेल के पास टेस्टिस नहीं, तो टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से आएगा? ये बनते हैं किडनीज़ के अंदर, मतलब कि यहीं पे ही एड्रीनल ग्लैंड में। सिमिलरली मेल्स के पास अगर ओवरीज नहीं, तो फीमेल वाले हार्मोन कहाँ से बनेंगे? मेल्स में एस्ट्रोजन बनता है यहीं से। तो ये माइनर क्वांटिटी के अंदर होते हैं, इनका वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है। मतलब कि फ़ीमेल्स के केस के अंदर एक ऐसा हार्मोन जो उनकी बॉडी का अपना हार्मोन नहीं है, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, जिससे फ़ीमेल्स में मेल्स वाले सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, यानी कि आवाज़ का भारी हो जाना और दाढ़ी मूंछें निकलना शुरू हो जाना, हाथों पे पाँव पे लंबे लंबे बाल आ जाना, ये सारी चीज़ें उससे प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका लेज़र या क्रीम कोई भी लगानी इसका इलाज नहीं होता। ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो ये कवर अप नहीं होता। सिमिलरली अगर मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें फीमेल वाले करैक्टर, यानी कि सर के बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे, फेस पे और हाथों पाँव के बाल कम होना शुरू हो जाएंगे, रंग भी साफ़ हो जाएगा और आवाज़ भी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। खैर, उसके बाद आता है एड्रीनल मेड्यूला, यानी कि इसी ग्लैंड का अंदर वाला हिस्सा। इससे दो हार्मोन्स बनते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, जिनको पुराने ज़माने में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन कहा जाता था। तो एड्रेनालिन बॉडी को फ़ाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब कि विद इन सम सेकंड्स इस तरह से बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और इसमें बहुत सारे फ़िज़िकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। मसलन ये है कि बॉडी में ग्लूकोज जो जमा है उसको मोबिलाइज़ करता है, यानी कि उसको तोड़ के उससे एनर्जी बनाता है। मसल्स जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, फ़ाइट या फ्लाइट, यानी कि जो लड़ने या दौड़ने के काम आएंगे, उधर को ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बॉडी के वो वाले हिस्से जिन्होंने उस टाइम काम नहीं आना, यानी कि जान बचाने में काम नहीं आना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हो गया, इनकी तरफ को ब्लड की सप्लाई कम कर दी जाती है। मेनली टांगों बाजुओं की तरफ, आँखों की तरफ और ब्रेन की तरफ को ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। और नॉर एपिनेफ्रीन है, इसने क्या करना है कि इसने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देना है। इसकी वजह से ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं और ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं, इनके अंदर एड्रोजन्स यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। ये दो हैं, एक टेस्टोस्टेरोन है और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, या इसको 17 बीटा डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, एक पोजीशन नंबर 1 के ऊपर और एक पोजीशन नंबर 17 के ऊपर। तो ये मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ ये बनते रहते हैं और प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इसका जो फंक्शन है, ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, यानी कि फ़िज़ीक का हैवी होना, कंधे वगैरह चौड़े हो जाना, फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछें आना, आवाज़ भारी हो जाना और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना, ये सारा कुछ होता है टेस्टोस्टेरोन से। इसके अलावा जो गुस्सा आता है और जो बंदे को कहते हैं कि गैरत आई है, किसी ने गैरत के नाम पे किसी को मार दिया, वो सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन के लेवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वो जिसकी गैरत किसी बात पे जागे ही ना, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही बहुत ज़्यादा लो है। जितना इसका लेवल कम होगा उतनी ही फ़िज़ीक फ़ीमेल्स की तरह की होगी और आवाज़ भी बारीक होगी, मतलब कि मेलनेस कम होती जाएगी। सिमिलरली जितना इसका लेवल ज़्यादा होगा, इसकी वजह से ही जो स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लेवल होना भी डेंजरस है,
क्योंकि उसकी वजह से एक मेल्स के अंदर एक कंडीशन जिसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है वो आ जाती है, यानी कि मेल्स के अंदर भी मेमरी ग्लैंड बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। बहरहाल दूसरे गोनेड्स के अंदर आती हैं ओवरीज जो फीमेल गोनेड्स हैं, और इसके अंदर बनते हैं एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन की एग्जांपल एस्ट्राडायोल है। इससे फ़ीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, यानी कि फ़ीमेल्स के अंदर सर के बाल लंबे और सिल्की हो जाना, स्किन सॉफ्ट हो जाना, स्किन का कलर हल्का हो जाना, बॉडी की जो फिज़ीक फ़ीमेल्स वाली है वो, मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें। तो किसी फ़ीमेल के अंदर जितना इसका लेवल ज़्यादा होगा उतने ही ये करैक्टर प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और जितना इसका लेवल कम होगा उतने ही ये करैक्टर मतलब के लेस प्रोमिनेंट होंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें हार्मोन्स पे डेवलप करती हैं, और हार्मोन की प्रोडक्शन आपकी डाइट पे डेवलप करती है, मतलब डिपेंड करती है। किसी भी किस्म का साबुन, शैम्पू, क्रीम, इसमें कोई चीज़ नहीं बदल सकती, इसलिए ऐसी चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट मत किया करें। तो इसके अलावा जो एग प्रोडक्शन है यानी कि oogenesis, वो भी एस्ट्रोजन से चलता है। फिर आता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन पैदा करता है। याद रखना है पुत्र कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी को लगातार मेंटेन रखने के लिए लाजमी है, मतलब कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता लगातार बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन पैदा होता रहता है और इसका एक लेवल बना रहता है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया तो वो जो बच्चा प्लेसेंटा के साथ अंदर यूट्रस में लगा हुआ है वो फौरी तौर पे उसके साथ से डिटैच होकर अलहदा हो जाता है। तो बाद में इसका लेवल अप भी अगर हो जाए कुछ देर के बाद, लेकिन वो दोबारा से अटैच कोई नहीं होता और वो ज़ाया हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं कि मिस कैरेज हो गया। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ये मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसके पीने के लिए मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। फिर आते हैं एडिपोज टिश्यू सेल्स। तो एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी का वो टिश्यू है जो चर्बी यानी कि फ़ैट्स को जमा करता है। तो ये स्किन के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं और इसकी ज़्यादातर क्वांटिटी होती है चेस्ट के ऊपर, हिप्स के ऊपर, थाइस के ऊपर, बाजुओं पे और पेट पे। तो कोई बंदा चाहे जितना मर्ज़ी स्लिम है, यहाँ पे फ़ैट्स हर बंदे के अंदर बॉडी में जमा होना ही होना है, क्योंकि फ़ैट एनर्जी स्टोरेज के अलावा बॉडी में इंसुलेशन का काम भी करता है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो गर्मी और सर्दी है उसका असर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे नहीं होने देता, क्योंकि फ़ैट के अंदर से हीट वगैरह और करंट नहीं गुजरता। तो जितनी फ़ैट की लेयर मोटी होगी उस जानवर की इंसुलेशन उतनी ही बेहतर हो जाती है। तो इससे हार्मोन बनता है लेप्टिन। लेप्टिन का काम ये है कि ये भूख को कम कर देता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन इनको भी मतलब कि ये कंट्रोल करता है, कम कर देता है। दूसरा इनसे बनता है एडिपोनेक्टिन। इसका काम है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा है तो उसको ये कम कर देता है। उसके बाद आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला इसके अंदर हार्मोन बनता है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन आपका भूख लगाने वाला हार्मोन है। ये कोई खाने वाली चीज़ अगर आपकी पसंद की आपके आसपास आ गई तो उसको देखते ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इवन कि उस चीज़ की आपने फ़ोटो देखी है या वीडियो देखी है या कहीं दूर पक रही है, आपको उसकी स्मेल आई है, तो फौरी तौर के ऊपर इस हार्मोन ने एक्टिवेट हो जाना, और जैसे इसका लेवल ज़्यादा होगा स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और स्लाइवरी ग्लैंड भी हमारे रेडी हो जाते हैं। इसीलिए कहावत बनी है कि मुंह में पानी आ जाना। तो मुंह में पानी इस हार्मोन की वजह से आता है, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आता है पेप्टाइड YY3-36। तो ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि सिग्नलिंग हार्मोन है और ये सिग्नल भेजता है कि बस अब स्टमक फुल हो गया, यानी कि ये भूख को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। फिर आता है इरिजिन। इसका काम है कि ये एनर्जी एक्सपेंडिचर को ज़्यादा कर देता है, यानी कि आपने जो खाया उससे एनर्जी बनती है।
ये उस एनर्जी बनने के लेवल को ज़्यादा कर देता है। और ये हार्मोन नॉर्मली वेले बैठे कोई नहीं प्रोड्यूस होता। जब आप कोई फ़िज़िकल वर्क या एक्सरसाइज वगैरह शुरू करें ना, तो कुछ दिन के अंदर आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अब एनर्जी की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है। तो फिर जो आपने खाना अगर ज़्यादा भी खा लिया है तो उसके अंदर से जितनी फूड एक्स्ट्रा है उसको ग्लाइकोजन या फैट्स वगैरह की फॉर्म में स्टोर करने की बजाय उस सारे को एनर्जी बना ली जाती है, ताकि जो काम आप कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स का काम है या मतलब कि कोई जिम वगैरह है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। फिर आता है ग्रेलिन। तो ग्रेलिन भूख लगाने वाला हार्मोन है। फिर आता है सेक्रेटिन, स्मॉल इंटेस्टाइन से पैदा होता है और ये गॉल ब्लैडर के अंदर से बाइल रिलीज़ होने के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। फिर आता है कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको CCK कहा जाता है। ये भी गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है और उसके अंदर से बाइल की रिलीज़ होने को प्रमोट करता है। फिर आता है मोटिलिन, तो ये भी गॉल ब्लैडर से बाइल बनने के प्रोसेस को रेगुलेट। याद रखिएगा, बाइल एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम या हार्मोन नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ साल्ट होते हैं जिनको बाइल साल्ट्स कहा जाता है। इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि जो चीज़ हमने खाई है उसमें जो तेल की चिकनाई वगैरह है उसके बड़े ड्रॉपलेट्स को तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि लाइपेज वगैरह उसके ऊपर ठीक से वर्क कर सके। तो जब ज़्यादा खाना खा के मैदा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके लिए एक टैबलेट, उसका नाम भी इस हार्मोन से मिलता जुलता मोटिलियम होता है, छोटी सी गोली होती है। फिर आता है हार्ट, यानी कि जो दिल है, दिल भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसको कहा जाता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ANP। तो ये दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और किडनीज़ के अंदर से सोडियम सेक्रेशन को। याद रखिएगा कि कुछ इस तरह के साल्ट और आयंस होते हैं पुत्र, अगर बॉडी में उनका लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये जो कॉमनली ड्रिप लगती है, मतलब किसी का BP लो हो गया, उसको हॉस्पिटल जाके वो पानी से एक ड्रिप लगा देते हैं, वो ड्रिप होती है KCl की। K फॉर पोटाशियम, C फॉर क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड का सलूशन होता है। तो KCl क्या करता है कि अब ब्लड के अंदर जब शामिल होता है तो हार्ट बीट को थोड़ा तेज़ कर देता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर का मतलब उस बंदे की हार्ट बीट नॉर्मल से नीचे गई हुई है तो ये उसको ठीक करके नॉर्मल पे ले आता है, और अगर नॉर्मल बंदे को लगाएंगे तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा कर देगा। तो ANP हार्मोन ने फिर किडनीज़ को मैसेज भेजना है कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा सोडियम या पोटाशियम आयन आ गए इनको फ़ौरन रिमूव करो, ताकि जो हार्ट बीट तेज़ हुई है उसको रेगुलेट किया जा सके। लगातार हार्ट बीट तेज़ होना अच्छी खासी स्ट्रेस कॉज करता है और इसकी वजह से दिल का दौरा और सीरियस मसाइल कई और भी आते हैं। फिर आते हैं किडनीज़। तो किडनीज़ के अंदर से बनता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और ये वर्ड यूज़ किया जाता है एरिथ्रोसाइट्स के लिए। एरिथ्रोपोइटिन एक इस तरह का प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि किडनीज़ के अंदर से ये वाला हार्मोन बनता है। इनको कहा जाता है मेनली एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, या इनके लिए एक दूसरा वर्ड होता है, इनको हीमोपोइटिक फैक्टर भी कहा जाता है। हीम का मतलब ब्लड और हीमोपोइटिक फैक्टर का मतलब ये है कि वो वाले प्रोटीन जो ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की सभी टाइप्स और प्लेटलेट्स वगैरह बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो ब्लड बनता हड्डियों के अंदर है, लेकिन ब्लड बनने का मैसेज जाता है किडनीज से। यही वजह है कि अगर किसी बंदे की किडनीज फेल हो जाएं तो एक तो उसकी बॉडी से वेस्ट रिमूव नहीं होते, दूसरा ये कि उस बंदे के अंदर नए वाला ब्लड भी बनना बंद हो जाता है। इसी वजह से गुर्दे फेल होने के बाद बंदा ज़्यादा देर नहीं बचता, बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो दूसरा इसके अंदर है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। विटामिन डी का वेरिएंट है, या विटामिन डी के अब इसको एक्टिव फॉर्म समझें, जो हमारी बॉडी के अंदर और बाकी एनिमल की बॉडीज़ के अंदर यूज़ होती है।
इसका काम ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करता है। याद रखना पुत्र के विटामिन डी और कैल्शियम जहाँ पे वर्क करेंगे, इकट्ठा वर्क करेंगे। अकेला कैल्शियम विटामिन डी के बगैर कुछ नहीं करता, बेकार है बिल्कुल हमारे लिए। सिमिलरली अकेला विटामिन डी कैल्शियम के बगैर बिल्कुल बेकार है। तो जो सप्लीमेंट के अंदर टैबलेट खाई जाती है ना इसकी कैल्शियम वगैरह की, तो उस टैबलेट के अंदर विटामिन डी अच्छी खासी क्वांटिटी में पहले ही ऐड होता है ताकि इसको बॉडी में अब्जॉर्ब होने में मदद दे सके। फिर आता है यूरोटेंसिन। तो टेंशन टेंशन यानी कि खिंचाव से है। ये जो बड़ी वाली आर्टरीज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि उससे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा किया जा सकता है। फिर आता है पाइनियल ग्लैंड। तो पाइनियल ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर, इससे हार्मोन बनता है मेलाटोनिन। तो बर्ड्स वगैरह के केस के अंदर या लोअर एनिमल्स के अंदर ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है। बड़े एनिमल्स के अंदर जिस तरह से मैमल्स हैं उनके अंदर ये बॉडी रिदम्स यानी कि हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि जैसे ही शाम का टाइम होता है सारे जानवर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। परिंदे भी उड़ के जा रहे होते हैं, बाकी जानवर भी जो जंगल में वैसे रहते हैं वो अपने अपने ठिकाने पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे सूरज नीचे जाएगा लाइट कम हो गई। कम लाइट या डार्कनेस का मतलब है कि अब आराम करने का टाइम है। सिमिलरली जैसे ही सूरज निकलने लगता है तो सभी जानवर पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं। कई तो सूरज निकलने से पहले ही, जिस तरह चिड़ियाँ वगैरह ये रात को 3 साढ़े 3 बजे तहज्जुद टाइम शुरू हो जाते हैं, बाकी फजर टाइम शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही सुबह सुबह थोड़ी सी लाइट होती है साथ ही मक्खियाँ भी आ जाती हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अब हमारा एक्टिवेट होने का टाइम आ गया। तो इनको ये जो सारा कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है, इस प्रोसेस को बायोरिदम कहा जाता है। ये कंट्रोल होते हैं मेलाटोनिन से। इसके अलावा बर्ड्स के केस के अंदर, मतलब परिंदों में यहाँ लिखा तो नहीं, आगे शायद इस चैप्टर में आए, परिंदों के ब्रेन के अंदर ना ये जो पाइनियल ग्लैंड होता है इसके अंदर आयरन होता है। तो वो एक मैग्नेट की तरह से वर्क करता है और इसको कहा जाता है कि ये इनका नेचुरल मैग्नेटिक कंपास है, यानी कि कुतुबनुमा, इनको डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो बर्ड कोई भी परिंदे जब इसको उड़ाया जाता है ना, कबूतर वगैरह को, तो जैसे ही ऊपर जाता है तो अपने ब्रेन के अंदर मौजूद ये जो इसका है ना कंपास, इसको ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसके साथ ये कैलिब्रेट कर लेते हैं। फिर इनको डायरेक्शन का पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। यही वजह है कि ये परिंदे कई कई सौ किलोमीटर का फासला तय करके वापस अपने घर भी आ जाते हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो दुनिया के एक बर्र-ए-आज़म फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया से उड़ते हैं और वो अफ्रीका तक जाते हैं, कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके रास्ता भूले बगैर वापस घर भी आ जाते हैं। तो वजह यही है कि उनका जो पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी है वो मैमल्स की निस्बत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। फिर आता है प्लेसेंटा, यानी कि मैमल्स के अंदर जो मदर और उसके डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग के दरमियान में कनेक्शन बनता है उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। इससे जो हार्मोन बनते हैं सबसे पहले है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है इससे। इनके फंक्शन ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। और बनता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इस हार्मोन का आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसकी स्मेल ये जो ड्राई मिल्क होता है या कंडेंस मिल्क होता है उस तरह की होती है, और ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। फिर आता है लीवर। लीवर से एक हार्मोन बनता है जिसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। इंसुलिन लाइक का मतलब ये है कि इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इंसुलिन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन ये इंसुलिन नहीं है। ये ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करने वाला एक प्रोटीन है। इसका काम ये है कि बॉडी में सेल डिवीज़न और ग्रोथ को ज़्यादा करता है। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होता है हमारे सीने में दरमियान में करके, जहाँ से ये जो ट्रेकिया यानी कि सांस की नाली दो में डिवाइड होती है वहाँ पे करके। इससे एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन बनता है जिसको थाइमोपोएटिन कहा जाता है। और इसका काम ये है कि ये टी लिम्फोसाइट यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप, उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, उनके फंक्शन में हेल्प करता है। तो लिम्फोसाइट की 2 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं।
बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। डिस्कवरी की बेस पे पहले बी लिम्फोसाइट डिस्कवर हुए और बर्ड्स के अंदर जो आपने ग्लैंड पड़ा बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, वो उसके साथ एसोसिएटेड थे, तो बुर्सा फैब्रिकस के नाम पे बेस पे उसको बी लिम्फोसाइट कहा गया। और टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब थाइमस ग्लैंड है, क्योंकि वो इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो ये बेटा आज का लेक्चर है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।